हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल जाहिर एजुकेशन में स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप देख रहे हैं मैं 10वीं क्लास का एक नए टॉपिक जो एग्जाम की दृष्टि से काफी अच्छा, काफी महत्वपूर्ण VVI क्वेश्चंस है जो एग्जाम में 100% आना ही आना है। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है। तो हमारे टॉपिक का नाम है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। और इधर आप लोग देख रहे हैं विद्युत मोटर। विद्युत मोटर ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर 10वीं क्लास कि बच्चे जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं आपके लिए काफी उत्तम, काफी आप अच्छा कहा जा सकता है। ये वीडियो आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा। तो दोस्तों, देर ना करें, आइए हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोग का है टॉपिक का नाम है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम किसे कहते हैं बच्चों? तो आप देख सकते हैं मैं बहुत सारा यहाँ पे स्ट्रक्चर, बहुत सारा पिक्चर को यहाँ पे दर्शा दिया हूँ, बहुत सारा चित्र को मैं दर्शा दिया हूँ ताकि आपके लिए हेल्पफुल होगा आप इसे समझने में ज्यादा। सबसे पहले आप लोग देखिए हमारा ये लेफ्ट हैंड जिसको कहते हैं बायां हाथ। बायां हाथ का हम लोग ये फिगर से हम लोग दर्शाया जा रहा है। आप लोगों को भले उल्टा लगता होगा, ये हमारा बायां हाथ है। इस प्रकार से हम फैलाएंगे, इस प्रकार से ये फिगर को यहाँ पे रखा हुआ है, यानी ये अंगूठा है, ये तर्जनी है। इसका नाम जरा ध्यान से सुनिएगा, ये अंगूठा है, ये तर्जनी है और इसको बोलते हैं मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर का मतलब मध्यमा। ये मध्यमा यानी मध्य उंगली है। इसी पे आधारित ये आप देख रहे हैं कि हमारे जो ये क्या बोलते हैं अंगूठा है, ये क्या दर्शा रहा है? आरोपित बल की दिशा। ये हमारे जो तर्जनी है ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। और आप जो देख रहे हैं हमारा ये आपका मध्यमा है, मध्य उंगली है, जो इधर जो और भी उसके साथ मुड़ी हुई उंगली, ये विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। आइए दोस्तों, लेकिन एग्जाम में कैसे लिखेंगे इस प्रकार से आपको समझाना नहीं होगा। मैं समझाने के लिए मैं तरीका मैं आपके लिए बेहतर किया हूं। आइए दोस्तों, एग्जाम में हम लोग कैसे लिखेंगे? तो सबसे फर्स्ट में आप लोग अपने हाथ को, बाएं हाथ को इस प्रकार से, जिस प्रकार से बंदूक का नोक होता है उसी प्रकार से हम लोग इशारा करेंगे। और आप देखिए ये हमारा बायां हाथ है, तो हम लोग एग्जाम में इसी प्रकार से आंसर लिखेंगे। लेकिन पहले हम लोग समझेंगे बाएं हाथ के 3 अंगुलियां, बाएं हाथ के 3 अंगुलियां को इस प्रकार फैलाएंगे कि सबसे पहले, लेकिन लिखेंगे कैसे? तो हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियों को, अपने बाएं हाथ के कितने अंगुलियों को? 3 अंगुलियों को, 3 अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएंगे कि एक दूसरे का लंबवत रहे। लंबवत का मतलब ये इसके ऊपर उठा हुआ है, ये इसके ऊपर उठा हुआ है, ये इसको उठा, यानी 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, इसको लंबवत कहा जाता है। एक दूसरे का लंबवत रहे। जब लंबवत रहे तो 3 उंगलियां ये कौन कौन सा है? ये अंगूठा है, ये तर्जनी है, ये मध्यमा है। दोस्तों फिर से सुनेंगे, ये अंगूठा, ये तर्जनी और ये मध्यमा। अब ये क्या क्या दर्शा रहा था सुनिएगा। अंगूठा को अभी छोड़ेंगे, सबसे पहले हम लोग तर्जनी की बात करेंगे। जो तर्जनी है ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। तर्जनी किसको दर्शाते हैं? चुंबकीय क्षेत्र को दर्शावे। और मध्यमा, मध्यमा क्या दर्शाए? प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, ये विद्युत धारा की दिशा को दर्शाए। तथा हमारे जो अंगूठा है लगने वाले बल की दिशा यानी आरोपित बल की दिशा को दर्शावे। इस प्रकार से अगर हम लोग दर्शाता है, इसी को क्या कहते हैं? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। फिर से दोस्तों एक बार सुनेंगे कि अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियों को फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियों को इस प्रकार फैलावे कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहे। इस प्रकार लंबवत रहे कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शावे एवं मध्यमा प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा दर्शावे तथा अंगूठा लगने वाले आरोपित बल को दिशा को दर्शाते हैं। इसी को क्या कहते हैं? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। तो आप दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं ये फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो दोस्तों आइए हम लोग इसका शुरुआत करते हैं आगे। अब मैं आपको बताऊंगा ये फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम कहां काम करता है। आपको एग्जाम में आएगा कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम ये कहां पे कार्य करता है। तो दोस्तों आप लोग समझिएगा, प्रयास कीजिएगा। जो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम है ये हमारा विद्युत मोटर में काम करता है। क्योंकि क्वेश्चन अभी हम इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो याद रखिएगा, आप आंसर लिखेंगे विद्युत मोटर फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार कार्य करता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं उम्मीद करता हूं इस फिगर के साथ आप देख रहे हैं और समझ गए होंगे। अब यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन को जरा समझिएगा। क्वेश्चन बनता है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र के बीच किसी धारावाहिक चालक को या किसी चालक को रखा जाता है तो वहां पे किस नियम का कार्य करता है, वहां पे कौन सा नियम लगता है? तो वहां पे भी आंसर होगा
फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम लगता है। आइए दोस्तों, अब मैं शुरुआत करता हूं बिना देर के। आप जो पूरा हेडिंग देख रहे हैं विद्युत मोटर, मैं आप लोगों को बता दूं कि एग्जाम में, हमारे 10वीं क्लास के एग्जाम में 5 से 6 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। एक बार दोस्तों आप ध्यान पूर्वक देखेंगे, जीवन भर आप इसे याद रखिएगा, और एग्जाम में तो गलती होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि एक बार आप ध्यान से सुनिएगा, एक बार केवल ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों। अगर मेरे वीडियो पसंद आए, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आइए सुनिए और समझते। सबसे फर्स्ट में आप लोगों को क्वेश्चन बनता है, विद्युत मोटर क्या है? विद्युत मोटर क्या है? तो विद्युत मोटर क्या है तो सुनिएगा, विद्युत मोटर एक युक्ति है। विद्युत मोटर क्या है? एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जो विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, उसे विद्युत मोटर कहते हैं। फिर से ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, विद्युत मोटर क्या है? विद्युत मोटर की एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, उसी को क्या कहेंगे? विद्युत मोटर कहते हैं। दोस्तों यहां तक समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट कि विद्युत मोटर किस नियम पर कार्य करता है? नियम की बात करेगा तो विद्युत मोटर किस नियम पर कार्य करता है? आप देख रहे हैं विद्युत मोटर हमारा फ्लेमिंग वाम हस्त नियम के अनुसार कार्य करता है। तो आपका आंसर यहाँ पे बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोगों का यहाँ पे बनेगा। क्या क्वेश्चन बनता है बच्चों? कि विद्युत, सुनेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए, उसकी बनावट एवं क्रिया विधि का वर्णन करें। तथा एक और क्वेश्चन बनेगा कि विद्युत मोटर में दो विभक्त वलय होता है, एक पी तथा क्यू दो विभक्त वलय होता है, इसका क्या कार्य है? तो मैं बता दूं बच्चों कि विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या कार्य है, उसको भी मैं लास्ट वीडियो के अंत तक मैं समझाते जाऊंगा। आइए दोस्तों, मैं सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं कि विद्युत मोटर का बनावट का मतलब होता है किस प्रकार से उसका फिगर है, वो आपको ज्वाइंट किस प्रकार से करेंगे, वो हमारा बनावट हो गया। एक दूसरे को आप यहाँ पे यंत्र के साइड आप देख रहे हैं हमारा पिक्चर बना हुआ है, इसी को बाबू सजा के रख देंगे, ये हमारा क्या बन जाएगा? बनावट। तो हम लोग, आप देख रहे हैं वीडियो में, आप क्या क्या देख रहे हैं कि एक बनावट का मैं वर्णन करने जा रहा हूं। सबसे पहले बनावट लिखेंगे, और बनावट लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे? बनावट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बनावट। और बनावट लिखने के बाद क्या करेंगे? डैश देंगे, और डैश देने के बाद ये जितना सारा मेंशन किया हुआ आपको चित्र में, ये सारा चित्र को आप लिख देंगे। ये होगी आपका बनावट। तो मैं लिखूंगा कैसे बनावट में? आइए दोस्तों समझेंगे। सबसे पहले एक आयताकार, मैंने क्या कहा? सबसे पहले एक आयताकार ABCD, आयताकार विद्युत, कैसे? विद्युत रोधी तार का कैसा होना चाहिए? विद्युत रोधी तार का एक आयताकार कुंडली ABCD को लेंगे, और उसे क्या करेंगे बच्चों? उसे क्या करेंगे? एक नाल चुंबक, एक शक्तिशाली नाल चुंबक N और S के बीच में रख देंगे। उसके बाद इस आयताकार कुंडली को क्या चीज से लगाएंगे, क्या चीज से जोड़ेंगे? इस आयताकार कुंडली को, यहाँ पे देख रहे हैं एक धुरी है, धुरी के मतलब होता है घूर्णी, घूर्णी माने घूरने वाला यंत्र, उसको कहते हैं धुरी। इस आयताकार कुंडली को एक धुरी, जिसको कहते हैं घूर्णी, उस घूर्णी को PQ, एक विभक्त वलय है PQ, तथा बुरुष X और Y से स्पर्श करेंगे। स्पर्श करें मतलब संयोजित करेंगे, जोड़ेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा इस आयताकार कुंडली से अब क्या क्या जोड़े हैं। तो सबसे पहले आयताकार कुंडली को हम लोग क्या चीज से जोड़े हैं? एक धुरी, PQ विभक्त वलय, XY बरस से, इस प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे? उसे जोड़ देंगे, संयोजित कर देंगे। अब जब संयोजित कर देंगे तो इस प्रकार से हमारा हो गया बनावट। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज और मेंशन कर देंगे, उसे एक सेल के मतलब बैटरी एवं कुंजी को साथ ही साथ में उसे जोड़ देंगे। इस प्रकार से हमारा बनावट का काम खत्म हो जाता है। आप चाहेंगे तो आप शॉर्टकट में इस प्रकार से लिख सकते हैं, जिस प्रकार से मैं बताने जा रहा हूं। मैं फिगर को मैं आप लोगों को दर्शा के मैं बता रहा हूं, आप चाहेंगे तो आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे। एक आयताकार विद्युत रोधी तार का ABCD का एक आयताकार कुंडली लेंगे, और इस कुंडली को इस प्रकार सजाएंगे कि, इस प्रकार जोड़ेंगे कि, जिसमें इस प्रकार से जोड़ें जैसे विद्युत एक धुरी विभक्त वलय एवं बुरुष X और Y से, तथा साथ ही साथ उसमें एक सेल का मतलब बैटरी और एक कुंजी को इस प्रकार से सजा देंगे कि
कि दोनों एक विद्युत नाल चुंबक के बीच सज जाए। यानी इसको कहां पे रखेंगे, एक विद्युत नाल शक्तिशाली चुंबक N और S के बीच में रख देंगे। रखने के बाद फिर अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा बनावट हो गया। अब बनावट के बाद हम लोग इसका क्रिया विधि का वर्णन करेंगे। क्रिया विधि मतलब कैसे काम करता है, क्रिया विधि का मतलब होता है ये कैसे कार्य करता है। क्रिया विधि लिखेंगे दोस्तों और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डैश देंगे। क्रिया विधि लिखेंगे और डैश देंगे, यानी ये काम कैसे करेगा। मैं तो बनावट तो कोई भी आराम से लिख देगा, लेकिन इसका क्रिया विधि समझो। इस प्रकार से बच्चे लोग क्या करते हैं कि समझ के नहीं पढ़ते हैं, जिसकी वजह से वो लगता है कि 2 पेज में आंसर आ गया, 1 पन्ना में आंसर आ गया और वो लिख नहीं पाते हैं। अब इसका क्रिया विधि को सुनोगे दोस्तों, आराम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसका क्रिया विधि कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या कहेंगे, क्रिया विधि लिखेंगे। जब किसी धारावाही, जब कोई विद्युत धारा इस कुंडली से, कहां से, एक कुंडली, इस कुंडली में यानी आयताकार कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो विद्युत धारा सबसे पहले कहां से जाएगा, ब्रुश 1 से प्रवेश करेगा। ब्रुश 1 से होकर ABCD कुंडली में प्रवेश करेगा। जब इस कुंडली में प्रवेश करेगा तो विद्युत धारा की दिशा कुछ इस प्रकार से होंगे, यानी A से B की ओर होंगे, B से C की ओर होंगे और C से D की ओर होंगे। इस प्रकार से विद्युत धारा का प्रवाह होंगे। लेकिन दोस्तों जब इस प्रकार से जब प्रवाह हो जाएगा, प्रवाह होने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे एक फ्लेमिंग वामहस्त नियम का नियम यहाँ पे कार्य करेगा। क्या कार्य करेगा कि आप देख रहे हैं कि जब ये जिस प्रकार, अगर इस प्रकार से इसमें करंट प्रवाह करने लगेगा, ये घूर्णी जो देख रहे हैं इसके बीच P और Q से जुड़ा हुआ है। घूर्णी में क्या जुड़ा हुआ है, P और Q विभक्त बल लगा हुआ है, ब्रुश XY लगा हुआ है। ये इस प्रकार से इसमें संयोजित किया हुआ है कि जो घूर्णी है घूरने के लिए तैयार है। घूर्णी घूरने के लिए क्या है, तैयार है। जब तैयार है, जैसी करंट जाता है ये घूर्णी घूरना शुरू करता है। तो घूर्णी पूरा नहीं घूरता एक बार में, ये घूर्णी एक बार में पूरा नहीं घूरता है। ये क्या करता है, A से B की ओर, B से C की ओर, C से D की ओर जैसे ही आता है, यहाँ पे विभक्त बल कार्य करने लगता है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक नियम है फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के अनुसार, ये घूर्णी आधा घूर्णन पूरा कर लेता है, यानी आधा घूमता है, अभी पूरा नहीं घूमता, आधा घूम जाता है। आधा घूमने के बाद फिर इसकी दिशा में कुछ इस प्रकार से होता है, इसकी दिशा में परिवर्तन। अच्छा, इसकी दिशा में परिवर्तन कौन करता है, तो विभक्त बल करता है। मैंने अभी आगे डिस्कस करूंगा कि विभक्त बल का क्या काम है, तो मैं अभी बता देना चाहूंगा। विभक्त बल दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। दिक् परिवर्तक का मतलब होता है प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा में बदलना। तो प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा में कौन बदलते हैं, P और Q बदलते हैं। P और Q क्या है यहाँ पे, विभक्त बल है। तो क्या होता है, आधे घूर्णन के बाद इसकी दिशा कुछ इस प्रकार से होता है। अब D से C की ओर, C से B की ओर और B से A की ओर अब उल्टा प्रवाहित होने लगेगा। जब उल्टा प्रवाहित होने लगेगा तो इस प्रकार से अब क्या है, एक घूर्णन पूरा हो जाता है। जब एक घूर्णन पूरा हो जाता है तो यही प्रक्रिया बार बार दोहराते रहता है। फिर आप बार बार दोहराते रहता है, A से B की ओर, C से D की ओर, फिर पुनः वापस, फिर इस प्रकार से आता है, फिर इस प्रकार से जाता है, फिर इधर आता है, फिर ऊपर जाता है। इस प्रकार से करंट उसको मिलते रहता है। आप देखे होंगे बच्चे कि जब कोई एक घूर्णी को आप हाथ में लीजिएगा, रस्सी से बांधिएगा और टानिए, एक दूसरे की तरफ खींचिएगा, तो खींचने से क्या होता है, घूर्णी घूरना शुरू हो जाता है। ठीक उस प्रकार से एक बल इधर लगता है, एक बल इधर लगता है, एक दूसरे को खींच रहा है। जब खींच रहा है तो धुरी क्या घूरने के लिए शुरू हो रहा है। वो धुरी क्या, ये धुरी क्या है, यानी घूर्णी क्या है, वो घूरने के लिए शुरू हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये विद्युत मोटर का ये क्रिया विधि का क्लास है यहाँ पे समाप्त हुआ। अब यहाँ पे लास्ट में एक क्वेश्चन बन जाता है कि हमारे विद्युत मोटर में विभक्त बल यानी P और Q का क्या कार्य है, या दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है दोस्तों, यह एक दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। विद्युत मोटर में विभक्त बल P और Q क्या कार्य करता है, तो इसका आंसर होगा कि विभक्त बल विद्युत मोटर में दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, दिक् परिवर्तक। दिक् परिवर्तक के मतलब होता है विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन करना। दिक् परिवर्तक के अर्थात क्या होता है, विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन करना। ये हो गया छोटा सा वीडियो था दोस्तों। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। ओके, थैंक यू, जय हिंद।